welcome to the class. Today we proceed on the planning process. If you remember, in the last class we discussed about what is meant by planning and why planning is so important. Okay, we attempt to safeguard ourselves against the uncertain future. So we very meticulously decide what we exactly are going to do. That is the planning exercise. अब लोग कहते हैं कि फ्यूचर तो खुद इतना अनसर्टेन है, आप प्लान क्यों बना रहे हैं? देखिएगा, जो लोग प्लान नहीं बनाते हैं उनका यह स्टैंड होता है कि भाई फ्यूचर तो इतना अनसर्टेन है, आप क्यों प्लान बनाते हैं जब आपको पता ही नहीं है कि अगला लम्हा क्या होने वाला है. यू आर मेकिंग अ प्लान फॉर 20 years. व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या कहेंगे आप अगर कोई ऐसा मिल गया जो कहे कि प्लानिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम? What will you be telling them? Yes. What would you be telling, being the student of management? And the person is telling you that planning is simply a waste of time. Future is so uncertain. How can you make a plan? अगर आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो यार प्लान, वी आर डेवलपिंग अ प्लान, इट इज अ वेस्ट एक्सरसाइज. सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं, सब अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हैं इस माथे पच्ची में कि हम लोग करना क्या है. अरे जो होगा देखा जाएगा, जैसा सिचुएशन आएगा वी विल टेक अप. कहाँ गलत हैं ये लोग? और गलत हैं भी कि नहीं? यस, कुछ बोलिए, स्पीक आउट. यस आदित्य. रवि, क्यों प्लानिंग इज इनडिस्पेंसिबल? प्लान बनाना पड़ेगा. अगर आप प्लान नहीं बनाते हैं, यू आर गोइंग टू बी अ बिगर लूजर. क्योंकि प्लान जब बनाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि इन विच डायरेक्शन आई विल हैव टू मूव ऑन. अदरवाइज यू विल एंड अप बीइंग अ वेगाबॉन्ड. जैसा समय बहा के ले जाएगा यहाँ वहां वहां, आपको पता ही नहीं कब जा कहाँ रहे हैं. जब आपने डिसाइड कर लिया कि व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव एंड हाउ आई एम गोइंग टू अचीव इट, आपका सारा फोकस अब यहाँ पर सेंट्रलाइज हो गया. यू हैव गिवन अ डायरेक्शन टू योर लाइफ. प्रॉब्लम तो आएंगे, अनसर्टेनिटीज तो हैं, बेशक हैं. किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कोविड सिचुएशन होगा और सभी लोग घर में बंद हो जाएंगे. नो, ये सपने में भी नहीं सोचा था कोई. लेकिन ये जो अपहीवल्स हैं, उसके कारण पूरा सिस्टम आउट ऑफ गियर जरूर होगा, लेकिन आपको स्टे फोकस रहना होगा अगर वाकई आपको सक्सेसफुल होना है. तो मंजिल को हासिल करने के रास्तों में बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत सारे रोड़े आने वाले हैं. यू हैव टू मूव ऑन, फाइट इट आउट, चेंज योर वेज परहैप्स एट टाइम्स. लेकिन मुझे मंजिल तक तो पहुंचना ही है. So how do they develop the plan? That is the biggest question. So let us discuss today a planning process, how the plans are developed. So discuss the planning process. So write down about this planning process. Good morning, sir. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, sir. What about you? I'm fine. Absolutely. Take care. So देखो क्या है ना, सबसे पहला जो काम हम लोग प्लानिंग में करेंगे, that is environmental analysis. Environmental analysis क्या मतलब इसका? We will scan the environment. We will
watch out what are the developments that are taking place in the environment. इसको बोलते हैं environmental scanning, environmental analysis. और उससे पता चलेगा, और इन्वायरमेंट का यहाँ दो कंसेप्ट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है. ये दो तरह का इन्वायरमेंट आपको एनालाइज करना होगा. और इंटरनल इन्वायरमेंट में आपको पता चलेगा आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में. आपके स्ट्रेंथ आपके अंदर होता है, माइंड इट. डोंट टेल कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मेरा माय पेरेंट्स हैं. आपका वो सब सपोर्ट सिस्टम है, मे बी द ऑक्सीजन ऑफ लाइफ है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आपके वीकनेसेस आपके अंदर है. यू कैन नॉट कि वो मेरा वीकनेस है, फॉरगेट इट. और जो बाहर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, दे आर द थ्रेट्स और दे आर द अपॉर्चुनिटीज. इसी को मिला के बनाते हैं SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. इसी को एनालाइज करते हैं और अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपॉर्चुनिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं. अपॉर्चुनिटी के लिए जो राइट वर्ड है दैट इज कॉल्ड टैपिंग द अपॉर्चुनिटी. सो सबसे पहला आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करें, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. इन्वायरमेंटल एनालिसिस, when an effort is made to watch all the developments that take place in the environment, both internal as well as external. और उससे पता चलेगा आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में. इंटरनल इन्वायरमेंट में स्ट्रेंथ को डेवलप करना होगा और कंसोलिडेट करना होगा, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो मार्केट के बाहर है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है. सो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, किस थ्रेट से मुझे बचना होगा. जैसे मान लो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द थ्रेट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मोर एंड मोर कॉम्पिटिटर्स आर एंटरिंग इनटू द मार्केट. ये आपके लिए थ्रेट हो गया. अभी तक आपकी शायद मोनोपोली थी, यू हैड अ फील्ड डे, कोई आपको कहीं से कोई कंपटीशन था ही नहीं. अब विथ मल्टीनेशनल कंपनीज कमिंग इन अ बिग वे, आप आ गया, अब आप थ्रेट में आ गए. दे विल पोज थ्रेट फॉर योर बिजनेस. बचना होगा, बचना है हसीनो, क्योंकि ये वो आपको मारने ही वाले हैं. वो आपका खेल खत्म करने के लिए आए हैं. यहाँ पर राइवलरी होती है, माइंड इट. कोई किसी को जीने नहीं देना चाहता है, क्योंकि आपने अपने कंप्यूटर को हटाया, मतलब उतना जगह अपने लिए बना लिया. कोई भी मार्केटर यही चाहे, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगा कि उसमें केवल वो और वो ही रहे, दूसरे के लिए कोई जगह होना ही नहीं चाहिए, और उसकी अगर उसका चले. लेकिन दूसरे भी तो इसी ताक में है, दूसरे भी तो इतने कमजोर और इतने आसान नहीं है कि आप कहें और वो निकल के चले जाएं. दे विल फाइट इट आउट एंड दे परहैप्स में अटैक यू. और यहीं से स्ट्रेटजी का गेम शुरू होता है, हाउ टू अटैक. और अटैक आप कहाँ करते हैं, किसी को डिफीट करना हो तो अटैक होगा उसके वीक पॉइंट पर. इसीलिए वीकनेस अपना भी समझिए कि आपको कहाँ अटैक किया जा सकता है, और कंप्यूटर का भी वीकनेस पता कीजिए, उसको कहाँ अटैक करें कि वो एकदम डिफीटेड हो जाए. और अटैक करेंगे कैसे, अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर. तो स्ट्रेंथ मेरा क्या है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, मे बी द टेक्नोलॉजी. इनके पास जो एकदम लेटेस्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी है, शायद आपके पास नहीं है, आपके पास ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, तो आप तो गए, राइट. तो कहाँ आपको एडवांटेज है, लेकिन याद रहे अगर आपके पास एडवांटेज है तो आपके पास कमियां भी कुछ होंगी. उनके पास कुछ कमियां हैं तो उनके पास कुछ एडवांटेज भी आपसे बेहतर होगा. कॉम्बिनेशन है हर एक जगह. अब आप कैसे इसको
अपने फेवर में टिल्ट करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके लिए हमेशा बना रहेगा, राइट? So we are going to consider this SWOT analysis. Vash, good afternoon. So SWOT analysis जो है, that will be a part. Strength, weaknesses, opportunity and threats. Next step, setting the objectives. अब जबकि हमें पता चल गया what situation we are in, क्या strength, क्या weaknesses मेरे पास, क्या opportunity और क्या threats external environment में. Now we have to set the objectives. And objectives का मतलब क्या? What you want to achieve and by when. अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, when you set the objectives, you should be very particular about two things. What is to be achieved, क्या हासिल करना है, और कब तक. अगर आपने डेडलाइन नहीं सेट किया है ना, तो आप फेक, वो सब एफर्ट बकवास है. अपने लिए जब भी ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए तो ये पता कीजिए कि हासिल क्या करना है, व्हाट आई वांट टू अचीव एंड व्हाट इन व्हाट टाइम आई हैव टू अचीव इट, सो दैट यू कैन मेक अ कंपैरिजन. जैसे आज रात 12 बजे से पहले मुझे पूरा प्लानिंग चैप्टर पढ़ लेना है, तो आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया अपने लिए, और कल आप रिपोर्ट करिएगा अपने आप को कि टू व्हाट एक्सटेंट डिड यू सक्सीड. क्या पूरा चैप्टर पढ़ लिया, प्लानिंग पूरा कवर कर लिया, तो ठीक है, यू हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव. नहीं अगर कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, लेट अस एनालाइज. लेकिन प्लानिंग जरूर कीजिए. हाउ मेनी ऑफ यू प्लान योर डे एवरी डे? कल क्या क्या करना है उसका एक लिस्ट बनाते हैं एंड यू ट्राई टू फॉलो. नहीं भी होता है, बहुत बार नहीं भी होता है, डोंट वरी, नेक्स्ट डे फिर लिस्ट बना के बैठे हुए हैं. उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, प्लान योर डे. जो लोग ये काम करते हैं दे आर वेरी सेंसिबल, वेरी लॉजिकल, और दे विल मूव अहेड. हम दो ही काम, मे भी आपको, मे भी कल बिजली का बिल भरना है, मे भी आपको कल गैस में नंबर लगाना है, अब तो सब फोन ही पर होने लगा है. लेकिन व्हाटएवर, किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है, जाना ही जाना है, बहुत दिन से बातें नहीं हुई हैं, अब थोड़ा अनलॉक हुआ है तो हम लोग जाके उसका खोज खबर लेना है. व्हाटएवर, हाथ पर गिन लीजिए, 3 4 5 व्हाटएवर. और बिफोर यू गो टू द बेड रिपोर्ट योरसेल्फ, इसमें क्या क्या हुआ, ये चैप्टर पढ़ना था, पढ़ा कि नहीं, कंप्लीट हुआ कि नहीं. रिपोर्ट टू योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट जज. आपसे आपको 10 जज दूसरा तो क्या करेगा, यू आर द ओन मेंटोर. आपको लगेगा तब आप ट्रैक कर पाएगा, अरे आज तो कुछ भी नहीं अचीव कर पाए. एनालाइज कीजिए क्यों नहीं अचीव कर पाए, क्या प्रॉब्लम हो गया. हो सकता था कोई आपका रिलेटिव आ गया हो उसी समय, घंटों बातें होती चली गई, आप उसको ना भी नहीं कर सकते थे, पूरा प्लान चौपट हो गया. होने दीजिए, लेकिन प्लान था तब तो चौपट हुआ. प्लान नहीं होता तब तो आप वैसे ही पूरा दिन आपका चौपट ही होने वाला था, और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता. यू हैव वेस्टेड योर डे. तो मेक श्योर कि आप प्लान बनाए. बहुत कुछ हासिल नहीं करना है, डोंट मेक अ वेरी एम्बिशियस प्लान जो आप हासिल नहीं कर सकते. बेबी स्टेप, छोटा छोटा स्टेप उठाइए, छोटी छोटी बातें हर एक दिन के लिए ठानिए और अचीव दैट, एंड देखिएगा कितना डिफरेंस होता है लाइफ में. सो जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट. ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट इन अ स्मार्ट मैनर. एस फॉर स्पेसिफिक, इसको नोट कर लीजिएगा. एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल, जो आप मेजर कर सकते हो, ए फॉर अटेनेबल, जो अचीव किया जा सकता है, आर फॉर रेलिवेंट, किसी काम का है, बेकार में कुछ भी अचीव कर रहे हैं, इसका क्या यूज है, so it should be relevant. and T for time bound. स्मार्ट का स्मार्ट है एक्रोनिम,
एक ऐसा एब्रीविएशन जो हम लोग एक साथ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे याद है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो पॉट्सकॉर्ब, वो भी एक एक्रोनिम था। स्मार्ट भी एक एक्रोनिम है जिसमें हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। एस फॉर स्पेसिफिक, प्रिसाइजली यू नो व्हाट यू वांट टू अचीव। मार्केट शेयर चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए या प्रोडक्टिविटी चाहिए, क्या चाहिए आपको? क्या आपको एलटीओ कम करना है? एलटीओ, लेबर टर्नओवर, what do you want to achieve? You should be very specific. It should be measurable, आप उसको मेजर कर पाए। अटेनेबल, उसको अटेन किया सके। बड़ा एम्बिशियस सेट कर लिया। जो स्टूडेंट दिन में एक पेज नहीं पढ़ता है, उसने सेट कर लिया कि आज तो हम एक चैप्टर पढ़ के चैप्टर पूरा करने का प्लान बना के बैठा हुआ है, तो कभी नहीं होगा। अटेनेबल नहीं है। धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते थे। आज आपने एक पेज कहीं रखा हो तो ऑब्जेक्टिव, सो सेट ऑब्जेक्टिव विच यू कैन अचीव, नहीं तो और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। रिपीटेड फेलियर्स विल लोअर डाउन योर मोरल। और देखिए रेलिवेंट है क्या, वर्थ अचीविंग है कि नहीं। हम लोग बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव हासिल करके होगा भी क्या? आपने क्या हासिल कर लिया? तो वेदर इट इज वर्थ अचीविंग और नॉट, बिना मतलब का कुछ भी अचीव करने की कोशिश मत कीजिए। इट इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। एंड फाइनली टाइम बाउंड, हमेशा टाइम लिमिट में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेंगे, राइट? नाउ थर्ड स्टेप, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग प्रेमाइस का मतलब होता है the assumptions about the future environment, the assumption about the future environment in which the plan is to be carried out. Future environment को जरा conceptualize कीजिए। Make assumptions about the future, what the future environment will be like. Future को बिना सोचे हुए आप प्लान नहीं बना सकते। We are trying to comprehend the future, what the future will be like, on the basis of assumptions। ये assumptions हो सकता है मेरा गलत भी हो जाए। फ्यूचर को समझना वाकई इतना आसान नहीं है। On the basis of the past information, on the basis of the trend, on the basis of inputs from the experts, we will try to conceptualize कि future कैसा होगा, right? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेटीएम। भले उसने सोचा था या नहीं सोचा था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद जब करेंसी का शॉर्टेज हो गया तो पेटीएम वाज वेरी हैंडी। रातों रात उस कंपनी की कायाकल्प हो गई। लोग नहीं जानते थे क्या ये सब बकवास, पेटीएम जाके पैसा नहीं दे देंगे कि हम पेटीएम करें। उसके बाद आने लगा फुल पेज का एडवर्टीजमेंट, और उसमें नरेंद्र मोदी का भी फोटो आने लगा। अच्छा कैप्चर किया मार्केट को पेटीएम में। ये तो पहले कौन, पीपल आर वेरी स्केप्टिकल, ये हो जाएगा ओटीपी, ये जाएगा तो पूरा थ्रेट है, फ्रॉडुलेंस होगा कुछ। अब धड़ल्ले से लोग करते हैं। यूपीआई हैज बिकम द पार्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स। आप किसी से कोई भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं? नहीं, अलग अलग जो पोर्टल है, में भी यूपीआई तो वही है। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ही इफेक्टिव हो गया, एंड नोबडी हैज एवर थॉट। लेकिन अगर आप कहें कि डिजिटलाइजेशन को अच्छा खासा जो भजा पाया, दैट वाज पेटीएम। उसके बाद तो बहुत सारे आए, अच्छे भी, टिके भी। जैसे देखिएगा इवन जीपे या फिर फोन पे, ये सब कुछ बहुत प्रोमिनेंट वंस है। लेकिन पेटीएम को अभी भी मार्केट पोजीशन कोई हिला नहीं पाया। हाँ, जीपे में डेंट किया था कैशबैक दे देकर, लेकिन फिर उसने वो सब भी हटा लिया। फिर मार्केट इवन हो गया, सबका वही ऑफर, वही पैकेज, वही सब कुछ। सो you have to make assumptions about the future, what the future will be like.
then only you can make a plan. Otherwise a plan नहीं बना सकते हैं. Whatever plan that you will make will be not of much use. उसके बाद the fourth step will be on the basis of the conceptualization of the future. जैसा आपने future को conceptualize किया है, उसके basis पर आप develop करेंगे alternative strategy, alternative courses of actions. Now, जैसे मान लीजिए जो भी objective achieve करना हो, whatever objective that you want to achieve, what are the alternative ways? What are the different approaches to achieve the objectives? जैसे मान लीजिए, a company has decided to increase the sale of the product. A company has decided to increase the sale of the product. उसका sale down हो रहा था. It was going down and down. It was losing a grip over the market. Sale अब धीरे-धीरे उसका कम होने लगा था. The company now is very particular. Let us increase the sale. Let us increase the sale of the product. क्या-क्या कर सकता है वो company? Maybe they will improve the quality. They will go for aggressive advertising. Maybe they will change the package. Maybe they will reduce the price. Maybe they will offer more quantity. Number of them. अब जरा ये सब alternative solutions हो गए. Possible course of action का क्या मतलब है? You are trying to find out the different solutions for the problem. Problem क्या है? Achieving the objective. Problem क्या है? To increase the sale of the product. ये सब क्या था? अलग-अलग alternative ways to achieve the intended level of sale. Now that you have identified the different alternatives for achieving the final outcome, that is, we have referred to as objectives, we will evaluate and select which alternative is how much effective. Which कैसे करते हैं evaluate? Cost benefit analysis करते हैं. अगर हम लोग किसी खास alternative को चुने, उसमें कितना additional cost लगेगा और उससे कितना additional benefit मिलेगा. That is called cost benefit analysis. So now that we have identified different alternative courses of actions for achieving the objective, we will try to evaluate on the basis of cost benefit analysis which of the alternative is the best of the lot, and we will select it. Right? Incremental cost कितना लगेगा, incremental revenue कितना generate होगा, and accordingly we can make a decision on the basis of बहुत सारा different techniques भी आप use कर सकते हैं, right? But at the end of the day, profit is our concern. We have to select the best option for getting the results. So we have selected. Once we have done that, we will formulate the derivative plan. Derivative plan का क्या मतलब है? The different departments will develop the plan. कैसे वो contribute करेंगे आपके इस corporate objective को हासिल करने के लिए? What the different departments will have to contribute. Main plan से बहुत सारा plan का लोग derive करें. इसको achieve करने के लिए, sale को बढ़ाने के लिए marketing department क्या करे, finance department क्या करे, HR क्या करे. The different departments will derive their action plan so that the main plan is achieved. जो मेन आपने गोल सेट किया है, जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट किया है, वह अचीव हो जाए, इसके लिए आपको हर एक जो डिपार्टमेंट विल हैव टू कंट्रीब्यूट. इसी इट इज अ टीम वर्क. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक परफेक्ट टीम वर्क. अगर आप में टीम स्पिरिट नहीं है, ग्रुप के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे ग्रुप को कोलैबोरेट नहीं कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम के नहीं. चाहे आप लाख इंडिविजुअली बहुत ही हाई परफॉर्मर हो, उससे प्रेफरेबल है कि आप थोड़ा एवरेज ही रहें, लेकिन आपको लोगों को साथ मिलकर काम करने का तरीका मालूम हो. So here derivative plans will be derived from the different departments,
फिर different section will derive their derivative plan from their departmental plans. फिर सेक्शन से अलग अलग इंडिविजुअल अपना प्लान ड्राइव करेंगे. सो एक प्लान से लोअर लेवल के प्लान सब ड्राइव होते चले जाएंगे और उसका टाइम फ्रेम भी छोटा होता चला जाएगा. 5 साल में ये हासिल करना है तो 1 साल में क्या हासिल करना है तो 1 महीने में क्या हासिल करना है. अकॉर्डिंगली यू बॉइल डाउन टू द लोअर लेवल्स. ऑर्गेनाइजेशन को ये अचीव करना है तो इस डिपार्टमेंट को क्या अचीव करना है, इस सेक्शन को क्या अचीव करना है उस डिपार्टमेंट में, उस सेक्शन में जो मिस्टर एक्स है उनको क्या अचीव करना हो. तो धीरे धीरे हम लोग फिल्टर कर रहे हैं. वी आर गोइंग डाउन एंड डाउन विथ मोर प्रिसीजन, राइट. और उसके बाद जब आप प्लान को डेवलप कर लेंगे, सो यू विल बी नाउ डिसाइडिंग कि बजटिंग. You will be making a quantitative estimate in terms of financial implications. Budget होता है quantitative estimation in terms of financial or even unit wise. Or at the end of the day, it will reflect कि कितना प्रोजेक्टेड इनकम या एक्सपेंस है. बजट जो बनता है तो बनाया जाता है ना, हमेशा फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाते हैं, लेकिन इट एक्ट्स एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैसा आपने परफॉर्म किया, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस कैसा था, वो आपने इस साल के लिए जो बजट सेट किया था उससे आप कंपेयर कर सकते हैं. तो बजट इज बोथ अ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस. क्योंकि जब भी बजट बनाते हैं ना तो अगले साल का लिए बजट बनाते हैं. अगले साल हम लोग इतना खर्चा करेंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इतना प्रॉफिट होगा. नाउ यू कैन कंपेयर उस साल, वो जो साल गुजर गया, नाउ यू कैन देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आता है बिफोर दे कम आउट विद द बजट. बजट से कुछ दिन पहले आरबीआई निकालेगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट. क्या प्रोजेक्टेड था और क्या हमने हासिल किया है, कितना बजट डेफिसिट था और कैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया इकोनॉमी में उसके कारण. तो वो सारी बातें जो है ना, दैट इज प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बुकलेट एंड सर्कुलेटेड बाय आरबीआई. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको. और हर एक इट्स एन एनुअल अफेयर. बिफोर द बजट वो आपको पूरा रिपोर्ट सामने रखेंगे, व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड वेयर डिड वी लैग बिहाइंड. तो बजट से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय में इतना रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान है और इतना कॉस्ट खर्चा होगा, ऐसा एस्टिमेट है. सो ये सब शेयर एस्टिमेशन होता है बजट, और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद हम लोग कंपेयर कर पाते हैं, राइट. एंड फाइनली यू हैव टू सीक द कोऑपरेशन ऑफ ऑल पीपल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपका पूरा टीम कोऑपरेट नहीं करता है, यू विल नेवर बी एबल टू विन द मैच. अगर सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू विन. All the different departments, all the different sections of that particular department, all the individuals in the sections will have to cooperate. Cooperation होगा, coordination होगा, तभी 2 + 2 5 होगा, जिसको synergy बोलते हैं. You will be able to produce much more when you come together. अब जितना आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा ना, जब सब मिलकर काम करेंगे तो सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा टोटल कंट्रीब्यूशन होगा. दैट इज कॉल्ड सिनर्जी. 2 + 2 5 जब बोलते हैं ना तो यही हम लोग मीन करते हैं. आपका कंट्रीब्यूशन कितना, 2 यूनिट, मेरा कितना, 2 यूनिट, लेकिन जब हम लोग मिलकर काम करते हैं तो कंट्रीब्यूशन होता है 10 यूनिट. एंड दैट इज द शेयर मैजिक ऑफ कमिंग टुगेदर. नहीं तो फिर हम लोग साथ क्यों काम कर रहे हैं, इट इज वर्थलेस. आप भी अकेले 2 यूनिट बनाइए, हमें 2-4 यूनिट बनेगा, लेकिन जब हम लोग साथ काम कर रहे हैं तो वी आर एबल टू प्रोड्यूस मच मोर, मेनी मोर यूनिट्स. सो वी सीक द कोऑपरेशन, क्योंकि बिना लोगों के कोऑपरेशन के आप रिजल्ट नहीं दे सकते. दैट इज फॉर श्योर. अकेला चला आगे, एनीबॉडी हु कुड कंप्लीट दैट. एक हिंदी में कहावत है, अकेला चला अकेला चना डैश 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 डैश. तो भरो कोई जल्दी, जब तक अटेंडेंस की बात करूं.
चलो अटेंडेंस बाद में होगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। When you come together, you become a force. You can make a big of a difference. So यहाँ वो cooperation चाहिए, बिना आपके cooperation का कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग को बहुत रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। You are very distracted, class will not be a very high quality class. लेकिन because you cooperate, because you participate, because you show the interest, इसीलिए we can together work better. ये आपके cooperation के बगैर नहीं हो सकता है। अब यहीं पर मान लो कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, बहुत कुछ नौटंकी हो रहा हो, तो द क्लास विल बी डिस्ट्रैक्टेड, द टीचर विल बी डिस्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों से ही ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा या बुरा होना होता है। लाख इंफ्रास्ट्रक्चर आप अरेंज करने कुछ नहीं होने का है, राइट। एंड फाइनली कमिंग टू एन एंड, we will be very particular about the feedback and follow up. Feedback, जो action plan तैयार किया था, it was implemented, and then we get the feedback. How effective we have been in achieving the objectives. And this is a learning exercise. इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, गलतियां हो सकती हैं, होंगी. We will learn from our mistakes. बेवकूफ वो नहीं होता है जो गलतियां करता है, बेवकूफ वो होता है जो गलतियों से सीखता नहीं। So we will learn from the mistakes कि next time ये गलतियां फिर दोहराई नहीं जाए। And on the basis of the feedback, the information that we have got, we will take the follow up. आगे क्या करना है, what will be the successive action plan that will be developed. So that is in a nutshell what planning process is all about. So we come to an end of the discussion as far as the planning exercise was concerned. I flash you the ये जो screen है, so that you can jot down the points if you so like. Although we have discussed, and more importantly, you can also listen on YouTube if you so like. लेकिन maybe just jot down, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. These were the different steps involved in the planning process. Meantime, I take your attendance. Or any question that comes to your mind, please you can ask questions if you so like. जब तक ये खुले, अरे what is it? Ratnesh Anand. सिनर्जी होता है ना, जबकि दो यूनिट्स मिलकर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती हैं, एक अकेले अगर इंडिविजुअली वो प्रोड्यूस करें उससे कहीं बेहतर रिजल्ट होगा कि ये दोनों मिलकर काम करें और दोनों मिलकर कहीं ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, तब होता है सिनर्जी। इसलिए आप बोला था ना 2 + 2 = 5। ये 2 + 2 = 5 बहुत सिंबॉलिकल है, और इसका मतलब है कि the sum total of the outcome will be far more as compared to the contribution of the individual units. Individual units के comparison में
the sum total of the units जो है that will be far more. जैसे मान लीजिए हम एक अकेले 2 यूनिट बना सकते हैं किसी प्रोडक्ट का, आप एक अकेले 2 यूनिट बना सकते हैं किसी प्रोडक्ट का, लेकिन जब हम लोग एक साथ काम करेंगे तो we will be able to manufacture many more units. कम से कम 2+2 से ज़्यादा ही कर पाएंगे. We will be able to manufacture more units if we work together. That is called a synergy. 2+2 is equal to 5. ये symbolical है, एक ये बताने के लिए कि जो total outcome है that will be far more than the contribution of each of the single units that are involved in the process. अकेले अगर काम करें तो total output will be far less as compared to जब हम लोग मिलकर synchronize तरीके से एक coordinated तरीके से काम करें, cooperate करें, collaborate करें, we will be able to produce far better results. ये synergy है. कुछ questions हैं शायद? Yes, समझ आ गया. So thank you. शुभम. Whenever you feel like asking question, you are most welcome. कोई भी absurd question हो, कितना भी stupid question हो, कभी परहेज मत करना. तभी आप बेहतर सीख पाइएगा, समझ पाइएगा. अभी भी मैनेजमेंट क्या होता है, आप ये भी पूछ सकते हैं. Never hesitate from asking question. कितना भी आपके हिसाब से stupid question हो, क्लास क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, हम क्या don't care. अगर सीखना है ना तो एकदम खुलकर सामने आना होगा और तब आप कहीं ज्यादा सीख पाइएगा. Good going, keep it up and see you then next class में. अच्छा, कल का पता नहीं सीन क्या है, I will let you know. कल तो आपका 11 बजे क्लास है ना आपका? Yes. Tomorrow you have class at 11. तो 11 में क्लास है ना, हम लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे. मे बी 11:10 हो सकता है, तो डोंट गेट डिस्टर्ब. मे बी एट 11:10 हम लोग ज्वाइन करेंगे. थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास पीछे से थोड़ा आगे करेगा उसको. By 11:10 we will join tomorrow. Thank you and have a good day all of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So good of you. Thank you.